हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र पे। हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे फॉर द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वेक्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। कैसे कैसे क्वेश्चन आए उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम से। तो सबसे पहले हम स्टोक्स थ्योरम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, स्टोक्स थ्योरम ये मेथड है लीनियर, जो आपका जो लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का एक मेथड है। आप देख पा रहे हैं जैसे एफ डॉट डी आर लीनियर इंटीग्रल है, सर्कुलर इंटीग्रल, उसको सरफेस इंटीग्रल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। एफ डॉट डी आर को कन्वर्ट करने पे कर्ल ऑफ एफ, ये कर्ल ऑफ एफ का सिंबल है इसको, और ये एन जो कैप है ये यूनिट वेक्टर, डी एस सरफेस का एरिया है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का ये फॉर्म याद रखिएगा। तीन टोटल होते हैं, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम। तो तीनों आपको काम पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है हमको कि स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है, और हमको ये जो कंडीशन दिया हुआ है, बाउंड्री का एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 6। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं हमको निकालना है, तो कर्ल ऑफ एफ जैसे ही हम लोग निकालेंगे, तो कर्ल ऑफ कैसे निकालते हैं आपको तो पता है कि एक इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे आई, जे और के। ठीक है, यहाँ पर डेल वाई, डेल जेड, और जो एक्स में क्या है फंक्शन एक्स प्लस वाई, और वाई का फंक्शन जो F2 है वो क्या है 2x माइनस जेड, और F3 क्या है y प्लस जेड। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 2i प्लस के। तो चलिए ये चीज तो हमारा आ गया, कर्ल ऑफ एफ ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं जो नॉर्मल है सरफेस के। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस क्या है इसमें ये देखना पड़ेगा। सरफेस एक ट्रायंगल है, ठीक है, यानी प्लेन का एरिया होगा। ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम लोग, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग कुछ, जैसे कि ए बी सी ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका जो ट्रायंगल जो आपका खींचा जा रहा है ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर है। तो जैसे इसको मान लेते हैं एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए और ये ले लीजिए जेड। ठीक है, ये तीन एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस ये वाला, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। अब इसका जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है ए का, वो क्या है 2 0 0। ये बी ले लेते हैं, तो बी क्या है 0 3 0। यहाँ पे मान लेते हैं जो पॉइंट है वो है सी, ये क्या है 0 0 6। तो सबसे पहले हमें वो सरफेस निकालना है। जो एस है वो सरफेस कौन सा है, वो एक प्लेन का एक एरिया, प्लेन का एक सरफेस है जिसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसमें जो इंटरसेप्ट होता है, जैसे आपको पता होगा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होता है। वैसे ही प्लेन का आपको निकालना हो तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। यहाँ ए बी और सी क्या है, इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे, बी इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, और सी इंटरसेप्ट है जेड एक्सिस पे। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2, और बी की जगह क्या लिखेंगे 3, और सी की जगह क्या लिखेंगे 6। तो ये एक इक्वेशन आ गया प्लेन का। ठीक है, इसको हम लोग और सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये हम आ गया प्लेन का इक्वेशन, जो सरफेस है, जो हमारा दिया हुआ कंडीशन वो सरफेस आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एन कैप है, एन कैप कहते हैं हम लोग नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल हो उस सरफेस पे। तो सरफेस तो हमको मिल गया, अब इसका नॉर्मल कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि दो होता है, एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंस।
ठीक है। तो अगर किसी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रेडियंट। ठीक है, तो जैसे कि ये एक सिंबल होता है, ये हो गया सिंबल ग्रेडियंट का। ठीक है, तो हम लोग वो जो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे, ये मान लीजिए इसको फंक्शन ले लेते हैं ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये इक्वेशन है प्लेन का। ठीक है, तो अब जो इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो ये जब आप कीजिएगा तो ग्रेडियंट निकालने में क्या करते हैं हम लोग, इस फंक्शन को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वाई के, फिर जेड के। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट कीजिएगा जो फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या आएगा, 3i। ठीक है, ये वेक्टर होता है, ग्रेडियंट एक वेक्टर है, और डाइवर्जेंस निकालेंगे वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो जो 3x प्लस 2y प्लस जेड था, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 3 आएगा, बाकी y z तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फिर सिमिलरली जो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2j, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा k। ये क्या आ गया हमारा, नॉर्मल वेक्टर आ गया सरफेस पे जो प्लेन था। और हमको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एन कैप है, तो ये फंक्शन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3i प्लस 2j प्लस k, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस k, और यहाँ पे रूट 14। ठीक है, अब हमें दो चीज मिल गई, जो मैं इधर लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब किसी आपको यूज करना हो स्टोक्स थ्योरम, तो हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल जो चेंज कर रहे हैं एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये होता था कर्ल ऑफ एफ, ये होता था आपका एन कैप और डी एस। ठीक है, ये जो है सरफेस इंटीग्रल है। तो हम लोगों ने क्या, कर्ल ऑफ एफ निकाल लिया पिछले स्लाइड में, यूनिट वेक्टर भी निकाल लिए। अब हमको डीएस निकालना है। डीएस क्या है, सरफेस है, जो प्लेन था उसका एरिया, सरफेस एरिया कितना है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सरफेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो ट्रायंगल अभी बनाए थे पिछले वाले स्लाइड में, ये देख पा रहे हैं आप, ये जो ट्रायंगल बनाए थे, इस ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए। क्या चाहिए, इसका एरिया। अगर एरिया निकल गया तो डीएस का इंटीग्रल निकल गया। ठीक है, डीएस का छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है इसका, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो हमको वही निकालना है, एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग उसको ए बी में कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। इसको जब लिखिएगा तो आ जाएगा 0 - 2, 3 - 0, 0 - 0, तो क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे 3 और ये 0, ये ए बी वेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर हम बी सी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी, ओ ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, तो यहाँ 0 - 0, 0 - 3, 6 - 0, ये क्या आ गया, 0 - 3 और 6। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, ये क्या होता है, हाफ। अब इसका डिटर्मिनेंट, जब आपको दोनों वेक्टर निकल गया है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, -2 3 0 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, यहाँ 0 है, -3 है, 6 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो आएगा वो होगा 9i प्लस 6j प्लस 3k, एक वेक्टर आ गया। अब एरिया निकालना है तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, बस इसको 9 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ,
3 का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 126, ठीक है। इसको जब आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 3√14, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीज आ गई है, ठीक है। तो अब सबको एक जगह लिख देते हैं, जो यहाँ पर है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो जैसे ही आप कर्ल ऑफ एफ लिखते हैं, पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देख ले रहे हैं, कर्ल ऑफ एफ हमारा क्या आया था 2i प्लस के, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 2i प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इससे 3i प्लस 2j प्लस के, और ये √14, और ds का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे आपका 3√14, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21 यूनिट, ठीक है। तो 21 यूनिट आ गया। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है हमारा। तो ऑप्शन 3 है जो सी, ये 21। देखिए ये लेंदी क्वेश्चन था, अगर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बाद में अटेम्प्ट करना है समय बचने पर, क्योंकि ये आपके पास अगर समय का कमी होगा तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम डिमांड करता है, ठीक है। इसको आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करें, लेकिन आप प्रोसेस समझ लीजिए, अगर प्रोसेस पता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है v को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो होता है, ग्रेडियंट और एक डाइवर्जेंस, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख रहे होंगे कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ये इसका सिंबल है, और इसमें निकालते हैं जो फंक्शन जो आपका f1 है x के साथ, उसको पहले f के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, f2 को y के साथ करेंगे, f3 को z के साथ करेंगे, ठीक है। और अगर उसका डाइवर्जेंस 0 आता है उसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं वेक्टर f इज सेड टू बी अ सोलेनॉइडल वेक्टर इफ डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर किसी का कर्ल, अगर ये कर्ल 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, कर्ल अगर 0 आता है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, देखिए दो होता है, एक रोटेशनल, इरोटेशनल और फिर सोलेनॉइडल, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कर्ल उसका 0 आता है तो आप उसको बोलेंगे इरोटेशनल, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अगर हो सकता है अगले बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो इसको बोलते हैं आप इरोटेशनल, ठीक है। और अगर एक तो दिया हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 तो सोलेनॉइडल कहते हैं। एक और मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 हो, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे या फिर सिविल के भी, उनको पता होगा, फ्लूइड में पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप तीन चीज याद रखिए, एक तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 तो वो सोलेनॉइडल होता है, या फिर ये कंडीशन है इनकम्प्रेसिबिलिटी का, अगर कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू 0 दे तो ये क्या कंडीशन है, इरोटेशनल का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज सेड टू बी, ये देखिए यहाँ पे गलत है, ये रोटेशनल नहीं होगा, इसको काट दीजिए, इरोटेशनल, ठीक है। वेक्टर इफ कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0। कर्ल कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए आप मैंने भी इससे पहले निकाल के दिखाया भी था, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ग्रीन्स थ्योरम से, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि तीन थ्योरम्स में इंपॉर्टेंट है, एक है ग्रीन्स थ्योरम, एक है स्टोक्स थ्योरम, और तीसरा क्या है, डाइवर्जेंस, सॉरी तीसरा क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये तीन आपको थ्योरम याद रखना है। ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम सिमिलर ही है, ठीक है, एक एडवांस वर्जन है। दोनों में हम लोग लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल में, और गॉस डाइवर्जेंस में क्या करते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल को चेंज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में। बस ध्यान रखने वाली बात है, तीनों में जो आपका बाउंड्री कंडीशन है वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। अगर क्लोज्ड कर्व नहीं है तो ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन जो थ्योरम है वो नहीं लगेगा, ठीक है। जनरली हम लोग ग्रीन्स थ्योरम
2 डायमेंशनल के लिए करते हैं और स्टोक्स थ्योरम 3 डायमेंशनल के लिए करते हैं। जिसे देख पा रहे हैं यहाँ पर y और z 2 डायमेंशनल है, सॉरी x और y 2 डायमेंशनल है, अगर z होता तो 3 डायमेंशनल भी होता। तो यहाँ पे इसे बता दिया गया है कि आपको क्या लगाना है, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिए ग्रीन्स थ्योरम का हम लोग कैसे निकालते हैं। ये अगर फॉर्मेट हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्कुलर लाइन इंटीग्रल है तो कन्वर्ट कर दिए हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल में। तो हम लोग डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है, ये हम लोग करके निकाल लेंगे इसका ग्रीन्स थ्योरम। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि F1 क्या है। तो F1 क्या है, F1 बोल सकते हैं या फिर MN कर सकते हैं। चलिए मैं आपको नोटेशन चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ x के साथ क्या है, m है, ठीक है। तो यहाँ m क्या है, m यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। और n डी वाई क्या है, एक्स वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालते हैं डेल n डेल x और डेल m डेल y, ठीक है। तो जैसे ही आप निकालिएगा तो n जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा आपका y, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा y माइनस, अब m को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2y, ठीक है। ये हो गया 3x सॉरी डी एक्स डी वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब ये हो गया 3y डी एक्स डी वाई, ठीक है। और अब कंडीशन देख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, यानी 0 से लेके 1 और 0 से लेकर 1, ठीक है। तो पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं डिफरेंट, ये इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x y, ठीक है, और यहाँ हो गया dy, और इसको जब हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से 1 तो देखिए जब इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, यहाँ dx था तो उसको x आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, आप यहाँ y लिख लीजिए और x में क्या हो जाएगा, x यहाँ 1 और 0, ठीक है। तो आप जब इसको नीचे लिखिएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3y का इंटीग्रल 0 से लेके 1, क्योंकि x यहाँ क्या है 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। फिर से इसको अगर आप जैसे ही करते हैं इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 1 और 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन देखिए 3/2 आ गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको थ्योरम याद रखना है, जैसे जैसे थ्योरम में बता रहा है आप वैसे ही करते जाइए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है आपसे दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। तो आपको पता होगा कि इस केस में क्या करते हैं, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपली आपको पता है कि ए क्रॉस बी कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले मान लेते हैं सी वेक्टर है, सी वेक्टर ले लेते हैं जो कि है ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो हमको इसका मैग्नीट्यूड लेकर, वो तो आप वेक्टर निकालिएगा फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग सी वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैसे ही आप डिटरमिनेंट ले लीजिए आई जे और के, और ए वेक्टर लिख लेते हैं तो यहाँ है 1, इसका कोफिशिएंट, इसका -1, इसका 1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट है 1 1 और -1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो सी वेक्टर है वो क्या आ जाएगा 2j प्लस 2k, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। आपको याद है इसको क्या करना है, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2√2। तो सी कैप ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2i प्लस
j डिवाइडेड बाई 2√2, ये क्या आ जाएगा i प्लस j बाई √2। कौन सा ऑप्शन है? सॉरी, मैंने कुछ लगता है गलती किया है, 2j प्लस 2k, ठीक है। तो यहाँ j लिख लेते हैं और ये क्या है k, ठीक है। इसको j कर लीजिए, इसको k कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर i वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 देखिए अब जैसे कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा j प्लस के बाई √2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको यहाँ बताया भी गया है, आप कंसेप्ट दे सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इट्स अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है मतलब कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बताया था आपको ग्रेडियंट होता है, डाइवर्जेंस होता है। तो जो ग्रेडियंट होता है किसी फंक्शन का, ठीक है, ये हमें क्या क्या देता है? ये देता है हमें, एक तो देता है आपको चेंज रेट, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है। सेकंड चीज क्या देता है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर। मैंने अभी दिखाया था, किसी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। थर्ड चीज जो है वो क्या बताता है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताता है, ठीक है, ऑफ सरफेस। तो इसमें हमसे पूछ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फंक्शन दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। आप थ्योरी भी दे सकते हैं, इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैंने बताया था कि फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आप मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे इसको आप जैसे ही कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4xi, ठीक है, 6yj और ये 10zk, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये जो आपका वैल्यू है ग्रेडियंट इस 1 1 और -1 पॉइंट पे क्या होगा, तो x की जगह क्या रखना है 1, y की जगह क्या रखना है 1 और z की जगह -1। तो ये क्या आ जाएगा 4i प्लस 6j माइनस 10k, ठीक है। ये उस पॉइंट पे वैल्यू आ गया। अब ये पूछता है हमसे सिर्फ मैक्स ये डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो ये आंसर होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछ रहा है और ऑप्शन में भी देख रहे हैं सारे मैग्नीट्यूड है, तो इसमें मैग्नीट्यूड निकालना मुझे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा √4² प्लस 6² प्लस 10², -10 का स्क्वायर कीजिए तो वो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16, 36 और 100, यानी कि √152। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा √152। ये आप चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेडियंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसे 3 चीज हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछे तो आपको ग्रेडियंट निकालना है, अगर नॉर्मल वेक्टर पूछे किसी सरफेस पे आपको ग्रेडियंट निकालना है, अगर डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछे तो भी ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लेक्चर में पूछा गया था। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है ई रोटेशनल है, पोटेंशियल काइंड है, सोलेनोइडल है। तो मैंने अभी पहले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि कैसे हम पहचानेंगे इसका, अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं वो 0 आता है तो सोलेनोइडल होगा, अगर कर्ल निकालते हैं, कर्ल अगर 0 होगा तो क्या होगा, कर्ल अगर नॉट 0 होगा तो क्या होगा, कर्ल अगर 0 होगा तो ई रोटेशन होता है, कर्ल अगर नॉट 0 होगा तो रोटेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इरोटेशनल और रोटेशनल। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर्ल ही चेक करेंगे, ठीक है, बाकी कुछ चेक नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप कर्ल चेक करते हैं इसका, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था आई जे के कर आप यहाँ ले लीजिए, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नेट क्या आ जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। जो कर्ल है, सॉल्व करके देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया अगर कर्ल जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल, ठीक है। अगर जीरो नहीं होता तो रोटेशन होता है। सोलनॉइडल भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वैसे, सोलनॉइडल में जीरो नहीं आएगा, आप देख लीजिए। अगर हमको इसका ये निकालना हो, इसका केस क्या था, अगर सोलनॉइडल होगा तो ये इसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। तो डाइवर्जेंस में क्या करते हैं, उस फंक्शन को पहले जो f1 है उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो पहले को करेंगे तो क्या आ जाएगा, i, ठीक है, सॉरी 1 आ जाएगा, x को करेंगे तो 1 आ गया, y को करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ गया, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आ गया। ये क्या आ गया, 3 आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सोलोनॉइडल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आपको समय बचाना है, सबसे पहले आपको चेक करना है रोटेशनल और इरोटेशनल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 थ्योरम के अराउंड ही आपका क्वेश्चन घूमेगा, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका सर्कुलर लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है। तो ये चेंज होगा किसमें, सरफेस में चेंज होगा, ठीक है। सरफेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम वाला तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है हमारा, कि जैसे ही अगर हम किसी को चेंज करते हैं ये सर्कुलर लाइन इंटीग्रल में, ये क्या होता है, सरफेस बनता है, और ये कर्ल ऑफ एफ होगा डॉट, यहाँ एन कैप होगा और यहाँ डी एस होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टोक्स थ्योरम, क्या है, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। और एक चीज और, जब आपको अगर ये अगर एक और थ्योरम मैंने बताया था कि होता है गॉस डाइवर्जेंस, उसमें क्या होता है ना कि आप सरफेस से चेंज कर लेते हैं वॉल्यूम में, ठीक है, उसमें हम लोग यूज करते हैं डाइवर्जेंस का। तो यहाँ तो आपको सरफेस है नहीं, प्रॉब्लम है लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन ढूंढना है किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड वाला होगा, ठीक है। यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ इसको एन कैप भी देना चाहिए था, डॉट एन कैप, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया था आपको, फिर भी यही मानना है क्योंकि सरफेस से चेंज हो रहा है और कर्व दिखा रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है उसका जो मैंने अभी आपको बताया, स्टोक्स थ्योरम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ एन कैप होगा, तो अगर एफ कोई वेक्टर है उसका कर्ल निकाल लीजिए, वो स्टोक्स थ्योरम देगा। और ये देखिए, ये जो सरफेस का देखिए फिजिकल मीनिंग समझिए, ठीक है। कर्ल जो निकालते हैं, जो डीएस है ये देखिए सरफेस है, ठीक है। ये कोई एक एलिमेंट्री पाथ ले लीजिए, ये पार्टिकल ले लीजिएगा आप, ये हो गया डीएस, ठीक है। इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा पूरा सरफेस बन जाता है, ठीक है। ये जो पूरा सरफेस है, ये जो एरिया है शेडेड, ये हो गया आपका डीएस का इंटीग्रेशन। और ये जो इसका परपेंडिकुलर निकलता है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एन कैप जो था वो इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर, ठीक है। वही यहाँ पर कर्ल निकालते हैं, कर्ल ऑफ एन कैप डीएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू, बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया था लाइन इंटीग्रल के लिए दो, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। यहाँ क्या है, ग्रीन्स थ्योरम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई है, जेड नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको सरफेस में चेंज करते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो यहाँ हम पहचानेंगे पहले कि एम क्या है, एम जो डी एक्स के साथ है, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और एन क्या है, एन जो डी वाई के साथ है, यानी कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। तो अब हम देखते हैं कि डेल एन बाई डेल एक्स क्या होता है, इसको
एक्स के टर्म में ये डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2xy। अब डेल एम बाई डेल वाई करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये क्या हो जाएगा -2yx, यानी कि -2xy। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई dx dy। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ही करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy, और यहाँ पर dx dy। लिमिट क्या है यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 1, 0 से 1, तो x क्या हो जाएगा 0 से 1, y क्या हो जाएगा 0 से 1। अब क्या करना है, पहले इसको f के टर्म में, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जो 4xy, ठीक है, इसको dx dy इंटीग्रेट करते हैं 0 1 1। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, पहले x के टर्म में करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2y और dy। ठीक है, तो 4y बाई 2 इसको इधर रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप 2y और ये 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे dy, ये 0 से 1। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2 1 0, ये 2 2 कट जाएगा, ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये तीन थ्योरम एकदम थोड़ा होना चाहिए, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फिर से आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेडियंट यूज करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो, मैक्सिमम रेट चेंज निकालना हो, या फिर नॉर्मल वेक्टर निकालना हो सरफेस पे। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, एट पॉइंट 103 ऑन द सरफेस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ए। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं फंक्शन है ये 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा 4xi, फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में 6yj 2z ठीक है। अब पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है 103। ठीक है, 103, तो x की जगह 1 रखते हैं तो हो जाएगा 4i, y की जगह 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और z की जगह क्या है 3 रखेंगे तो 6k हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 4i प्लस 6k। ठीक है, अब पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ए, तो हम ए का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, यानी ए आपका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमको किसी के डायरेक्शन में पूछे, कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है कि इस डायरेक्शन में निकालना है इसका, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका ए कैप ले लेंगे। ए कैप क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इधर हम लोग पहले क्या कर ले रहे हैं कि ए कैप निकाल ले रहे हैं, जो आएगा आई प्लस 2j प्लस के, और ये 1 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, सही है, तो ये हो गया आई प्लस 2j प्लस के रूट 6। देखिए रूट 6 ऐसे ही आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में एक ही में है। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं, अगर आप जल्दी में है, अगर समय कम है, तो आप सीधे लास्ट ऑप्शन जो है वो मार्कर निकल सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 4i प्लस 6k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इससे, i प्लस 2j प्लस के, ये एक कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो लेट i मान लेते हैं ये रिक्वायर्ड है।
तो जैसे ही इसको आप कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 और जे में क्योंकि टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा प्लस 6 √6, ठीक है, यानी 10 √6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 10 √6। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यह फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है। अगर किसी के डायरेक्शन में दे दे कि इस डायरेक्शन में, तो उसका ए कैप ले लीजिए और उसके ग्रेडियंट से डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। कैसे निकालना है ग्रेडियंट ये आप यहाँ देख चुके हैं। फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कीजिए, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इस बार का क्वेश्चन है आपका सिविल ब्रांच में जो एग्जाम हुई थी 21 सितंबर 2021 को। तो उसमें सिविल ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है। इसमें मार्क किया हुआ आंसर ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मैंने अभी क्या बताया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या करना है, उसका ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। तो ले लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो आपको मैं एक बता देता हूँ, अगर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1/2 √x। कैसे? क्योंकि x पे पावर 1/2, तो आप लिख सकते हैं इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा जब रूट एक्स को, तो क्या आ जाएगा 1/2 और x पे पावर -1/2। इसको लिख सकते हैं 1/2 √x, ठीक है। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता दिया, ठीक है। मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले मैं क्या करूँगा कि फंक्शन जो है इसको x की टर्म में डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये i हो जाएगा। फिर इसको जो f2 है y की टर्म में रिस्पेक्ट करके और इसको j, ठीक है। तो जैसे ही f के टर्म में ये x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बताया कि रूट एक्स अगर x के टर्म में कर रहे हैं तो y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कोई। तो आप इसको मान लेते हैं कि 2x² + y²। अब क्योंकि x² है तो यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x, ठीक है। सिमिलरली 1/2 यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा 2y और √x² + y², ठीक है। ये है आपका i और ये है आपका j, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तो ये 1/2 बाहर ले रहे हैं, 1/4 ये x² + y² i और यहाँ y √x² + y² j, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, पॉइंट दिया हुआ एट 1 1, ठीक है। तो जब ये पॉइंट अगर हम 1 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और यह 1/√2 i 1/√2 j, ठीक है। इन द डायरेक्शन b, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था इन डायरेक्शन, तो आपको उसके b कैप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब b कैप लेंगे तो ये 1/4 √2 में बाहर निकाल रहा हूँ, ये i + j, इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा i - j और ये √2, ठीक है। b कैप हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 ये आ जाएगा और i क्या हो जाएगा 1 और j डॉट -j ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0। आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, बस सॉल्व कर दिए इसको जैसे हमको पता था कि सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकालना है, फिर उसका एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि दिया हुआ जिस डायरेक्शन में दिया रहेगा उसका एक बी कैप निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये इस बार का क्वेश्चन है 2021 का सिविल ब्रांच के लिए। तो मैंने इसमें मैकेनिकल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे लेक्चर में और असिस्टेंट प्रोफेसर में वेक्टर टॉपिक से, उसको मैंने इसमें कवर किया है और इस बार के क्वेश्चन को भी मैंने कवर किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा या फिर आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।